हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द जीत बैच सीआईबी जुलाई 2024 एबीएम मैकमिलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास नंबर 1। सो यहाँ पर आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे सीआईबी की सीरीज को, जहाँ पे हम एबीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे रादर और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। सभी के साथ एक बार जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं? ऑफिसर अड्डा पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज वर नॉट इनिशियली कवर्ड अंडर द मैंडेटरी एडॉप्शन कैटेगरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ IND-AS फ्रॉम 1 April 2017? Which of the following entities were initially not covered? Now, चलिए, आई थिंक आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट में बता सकते हैं। मीनवाइल जब तक आप आंसर बताते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं। IND-AS की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं IND-AS। IND-AS एप्लीकेबल हुए थे 1 April 2017 से। सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर देवर एप्लीकेबल, यानी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, इररिस्पेक्टिव उनकी क्या वर्थ है, वैल्यू है, राइट, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको मैंडेटरी एडॉप्शन था, राइट, कि आपको IND-AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, राइट, भले आपकी कितनी भी नेटवर्थ हो। ठीक है, बट नॉन लिस्टेड कंपनीज जो है, जिन्हें हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज को भी बोला गया कि भाई स्पेसिफिकली कुछ लिस्टेड तो सारी हो गई, कुछ स्पेसिफिक अनलिस्टेड कंपनीज भी होंगी जिनको IND-AS को फॉलो करना पड़ेगा, जिनकी वर्थ 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, नेटवर्थ 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। उस केस में आपको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस मैंडेटरी एडॉप्शन में से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी, एंटिटीज थी जिनको एप्लीकेशन कवर्ड नहीं था, राइट, दैट वाज इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड NBFC। तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में तो हमारे पास सिर्फ बैंकिंग कंपनी है। बैंकिंग कंपनी के अलावा दो और हैं जो कि मैंडेटरी एडॉप्शन के अंदर कवर्ड नहीं थी, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज एंड NBFC। ठीक है, यहां तक सबको क्लैरिटी है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement accurately distinguishes between a performance guarantee and a financial guarantee issued by a bank? A performance guarantee ensures that a customer meets its financial obligation, while a financial guarantee ensures contract completion within a stipulated time. A performance guarantee assures the beneficiary of a refund due to the underperformance of a contract, while a financial guarantee ensures timely payment of dues. A financial guarantee is only used in lieu of security deposit, whereas a performance guarantee is used for contract completion. A performance guarantee is always backed by collateral, whereas a financial guarantee is unsecured.
What do you think is the right answer? Now when we talk about guarantee, है ना, गारंटी क्या होती है? एक आश्वासन देती है, राइट? और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जो दो मेजर होंगे, दैट इज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल गारंटी. सॉरी ना, अगर हम परफॉर्मेंस गारंटी की बात करें, परफॉर्मेंस गारंटी डिपेंडेंट होती है परफॉर्मेंस के लिए, राइट? और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, राइट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, उस केस में क्या होगा? उस केस में देयर विल बी अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? और फाइनेंशियल गारंटी विच विल इंश्योर टाइमली पेमेंट. तो परफॉर्मेंस गारंटी एश्योर्स द बेनिफिशियरी ऑफ अ रिफंड ड्यू टू अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उस केस में वहां पे पैसा आपको जो है वो दिया जाएगा, देयर विल बी फंड दैट वुड बी इन्वॉल्व. सिमिलरली फाइनेंशियल गारंटी इंश्योर करती है कि भाई अगर किसी और पर्सन ने पैसा नहीं दिया तो देयर इज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और दे विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी फॉर बैंक्स, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर दैट शुड बी used to compute working that is actually used by the banks to compute working credit limits for MSEs? 10%, 20%, 30%, 40%. So according to the advisories issued by the bank, so according to the advisories that banks have issued, कितना minimum percentage है एनुअल टर्नओवर का जो कि बैंक एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है, राइट, फॉर एमएसएमईज, प्रोवाइडेडली उनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है? 5 करोड़. तो अगर उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट अप टू 5 करोड़ है, इन दैट केस बैंक कैन प्रोवाइड 20% ऑफ एनुअल टर्नओवर. ये कौन सा मेथड है? विच मेथड आर वी टॉकिंग अबाउट? We are talking about annual turnover method, ठीक है, या फिर projected annual turnover method, right? Next one. Starting from October 1, 2019, all new floating rate personal or retail loans. Just give me a moment. So, all new floating rate personal or retail loans, housing, auto, etc., and loans to micro small enterprises from 1 April 2020, loans to medium enterprises must be priced with reference to dash, while loans not covered by this mandate continue to be priced with reference to dash. That is EBLR, MCLR, PLR, EBLR, right? या फिर base rate EBLR. EBLR is your external benchmarking rate. MCLR is your marginal cost lending rate, benchmark prime lending rate या फिर base rate. तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने चैप्टर्स में से बैठ के बनाए हैं. नाउ सी, 1 अक्टूबर 2019 से जितने भी हमारे पर्सनल या रिटेल लोन है, एमएसएमई को लोन दिए जा रहे हैं, मीडियम एंटरप्राइज को लोन दिए जा रहे हैं, दे विल बी प्राइस्ड एट इनको प्राइस किस पे किया जा रहा है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे, राइट? बाकी बैंक की चॉइस है, यू नो, दे कैन चूज एनीथिंग. इफ नॉट देन जो डिफरेंस रेट है वो MCLR ही रहेगा. तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, what is the minimum default amount required for initiating the insolvency resolution process under IBC 2016? कितना मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट रिक्वायर्ड है अगर आप रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो कि आपका
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके लिए कितना अमाउंट का डिफॉल्ट होना जरूरी है. सो द डिफॉल्ट अमाउंट इज 1 करोड़. इट इज 1 करोड़. Next one. According to the company's auditor report, that is CARO, company's auditor report, Order 2020, how many specific items does an auditor typically reports on regarding other legal and regulatory requirement? Now, कितने आइटम्स होते हैं कारो में? सो कारो और अगेन दी रिक्वायरमेंट्स जो मटीरियल एस्पेक्ट या फिर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करती हैं. एंड देयर आर 21 सच स्पेसिफिक आइटम्स दैट एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर दी कारो रिपोर्ट. तो इट इज अ स्टैट्यूटरी फॉर्मेट जिसमें 21 आइटम्स आते हैं. देन नेक्स्ट वन. Which of the following best describes the impact of the transitioning from MCLR to EBLR for new floating rate loans in the Indian banking sector starting from specific dates in 2019 and 2020? तो क्या ऐसे रीजन रहे जहां पे RBI bought a major shift right from MCLR to EBLR? So marginal cost lending rate से RBI made a switch over to EBLR. What are the reasons behind it? Increase the transparency and efficiency in the transmission of monetary policy, eliminates the need for bank to manage and update their lending rates, standardized interest rate across all types of loans including fixed rate loans, ensures fixed interest rate for loans to micro small enterprises. Now, what was the reason? So, see, the major reason behind where RBI decided to shift from MCLR to EBLR क्या था? RBI ने देखा कि जो इंटेंशन था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट का या फिर जो इंटेंशन रहता है किसी भी पॉलिसी का, इट इज मोर दैट इट शुड रीच टू द पीपल एट लार्ज, है ना, वो ट्रांसमिट होनी चाहिए तभी वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो पाएगी. जहां पे आरबीआई को लगा फेलियर है, इसीलिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई डिसाइडेड टू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम MCLR to external benchmarking lending rate. Next one. The maximum time limit for completion of corporate insolvency resolution process, that is in short CIRP, under IBC 2016 is 90 days, 120 days, 180 days, 270 days. क्या होगा राइट आंसर? नाउ जो मैक्सिमम टाइम आपको अलॉटेड है दैट इज 180 डेज, राइट? सो इट इज 180 डेज. Next one. Operational risk, market risk, credit risk, risk due to losses from fraud, disruption of business, failure of people or process, risk from non-payment of principal interest by the borrower as per agreed repayment terms, risk resulting from adverse market movements such as interest rate, exchange rate. Match the numbers to the correct letter option. First option 1A, 2B, 3C, B 1B, 2C, 3A, C number option 1A, 2C, 3B, D number option 1B, 2A, 3C. क्या होगा राइट आंसर? इट्स अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन.
नाउ ऑपरेशनल रिस्क किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द फेलियर ऑफ पीपल और द प्रोसेस, इंटरनल इश्यूज। तो ऑपरेशनल रिस्क तो नंबर 1 ही होगी। सो दिस विल बी फर्स्ट का ए, करेक्ट। देन मार्केट रिस्क किससे रिलेटेड है? मार्केट रिस्क इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट चेंजेस, शेयर प्राइस मूवमेंट, एक्सचेंज रेट मूवमेंट, तो दैट वुड बी सेकेंड का सी। देन क्रेडिट रिस्क किससे रिलेटेड है? नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज थर्ड का बी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, थर्ड का बी। नेक्स्ट वन, under the Companies Act 2013, which types of companies are exempted from adhering to the prescribed format of financial statement due to their establishment through specific laws? E-commerce companies, banking and insurance companies, IT firms, manufacturing companies. तो क्वेश्चन सेज कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनीज है जिनको एग्जाम्प्ट करा हुआ है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनीज एक्ट के बिहाफ में ना उस फॉर्मेट को ना फॉलो करते हुए वो अपने स्पेसिफिक एक्ट के फॉर्मेट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी वो टाइप ऑफ कंपनी होगी? ई कॉमर्स है, बैंकिंग इंश्योरेंस है, IT फर्म है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? तो आपने देखा है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में अलग एक्ट्स हैं, राइट, दोनों के अलग रेगुलेटर्स हैं और ये अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करती हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत दिया है या फिर एडा में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दे आर फॉलोइंग दी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं CIB ABM मैकमिलियन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर द सब्जेक्ट ABM। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आपको यहाँ पर 6 बजे करवा रही हूँ कवर ABM के क्वेश्चन, 8:30 पे ABFM के क्वेश्चंस, राइट। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बट बिफोर दैट जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। आई होप ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्लास नंबर 2। परसों क्लास नंबर 1 हुई थी, हर ऑल्टरनेट में ये क्लास होती है। तो परसों क्लास नंबर 1 हुई थी, वहां पर भी हमने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ABM के, जो एग्जाम लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्लास नंबर 2 जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर स्पेसिफिकली फ्रॉम योर मॉड्यूल A and C. First one, which statistical technique allows businessman to select optimal decision by directly evaluating the payoff for each alternative course of action? Time series analysis, Bayesian decision theory, demand analysis या फिर elasticity of demand? क्या होगा राइट आंसर? Which statistical techniques allows businessman to select optimal decision? इनमें से कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो एक बिजनेसमैन को ये अलाउ करती है कि वो डायरेक्टली या फिर एक वो बेहतर डिसीजन ले पाए बाय इवैल्यूएटिंग ऑल द कोर्स ऑफ एक्शंस, जितने भी, एक तो कोर एक्शन होगा जो उसने प्लान करा होगा, उसके साथ साथ कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे जो उसने प्लान करे होंगे। तो इनमें से कौन सी वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो बिजनेसमैन यूज कर सकता है बिफोर ही इज टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन? सो इट इज बेसिन डिसीजन थ्योरी। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल A का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग? बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट annexed. Only 1, 2 and 3? Only 1, 2, 3 and 5? All of the above? None of the above. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट होती है, यस। P&L अकाउंट होता है, यस। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी होता है और एक्सप्लेनेटरी नोट भी होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, राइट। ये मॉड्यूल C के से है ये क्वेश्चन।
तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है. देन नेक्स्ट वन, what condition must be met before the liquidator commences the distribution of asset? The liquidator can commence distribution as soon as the liquidation process starts without any condition. Distribution can begin after all claims by creditors have been fully satisfied. The liquidator must not start distribution before the list of stakeholders and the asset memorandum have been filed with the adjudicating authority and must distribute the proceeds within 90 days from realization. Distribution should only commence after receiving approval from all stakeholders. What conditions must be met before the liquidator commences the distribution of asset? Now, जो official liquidator appoint हुआ है, वो जब distribution of asset को शुरू करते हैं, उससे पहले कौन सी ऐसी condition है that he must और he is required to complete it, right? जिससे और जिसके बाद ही वो liquidation करना शुरू करेंगे या फिर asset को distribute करना शुरू करेंगे. The liquidator can commence distribution as soon as the liquidation process start without any conditions. That is not possible. That's a bigger decision. ये तो बिल्कुल ही blank statement है. Distribution can begin after all claims by creditors have been fully satisfied. Again a wrong claim. The liquidator must not start distribution before the list of stakeholders and the asset memorandum have been filed with the adjudicating authority and must distribute the proceed within 90 days from the realization. तो टाइम पीरियड भी है यहाँ पे कवर्ड कि 90 डेज के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सारी स्टेक होल्डर की लिस्ट चाहिए होगी, असेट मेमोरेंडम चाहिए होगा, राइट? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. सी दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. काफी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं और एग्जाम में भी यहाँ पे अच्छा खासा कवरेज है. ठीक है. देन वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है आपको. अगेन मॉड्यूल सी का क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के चैप्टर से. वर्किंग कैपिटल गैप आपको निकालना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. चलिए आपको क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल गैप. वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज बट एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस. जो हमारा बैंक फाइनेंस वाला पोर्शन है हमें उसे एक्सक्लूड करना होगा. ठीक है. हमारा करंट एसेट कितना दिया हुआ है? 370. हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी है? देखो टोटल करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग 150. ठीक है. बैंक बोरोइंग हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं. दिस विल बी 220. तो हमारा वर्किंग कैपिटल गैप कितना हो जाएगा? 220. नेक्स्ट वन, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी मेथड 1. maximum permissible bank finance as per Tandon Committee Method 1. ठीक है. मेथड 1 के अकॉर्डिंग आपको निकालना है. मेथड 1 आपको क्या बोलता है? 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप आपका बैंक फाइनेंस होगा. सॉरी, मार्जिन मनी होगा. This will be your margin money and 75% of working capital gap will be your maximum permissible bank finance. Correct? As per the Tandon Committee. Now 75% जो हमारा टोटल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला हमें एडजस्टमेंट करना होगा. तो वर्किंग कैपिटल गैप 2 हमने अभी भी निकाला था. अगर आप चाहो तो हम फिर से कर सकते हैं. 370
माइनस 150 आ गया 220। इसका हमें 3/4 निकालना है या 75% निकालना है? राइट, इसका 75% निकालना है, या फिर आप निकाल सकते हो 3/4। आंसर आएगा 165। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी मेथड 2। एज पर टंडन कमिटी मेथड 2 हमें निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या होगा। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 बात करता है टोटल करंट एसेट की। टोटल करंट एसेट का 25% निकालिए। सबसे पहले 370 है, इसका 1/4। थ्री 370 का 1/4 92.5 आ गया। ठीक है, अब हमारा वर्किंग कैपिटल गैप कितना था? 220, उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे 92.5 को। ठीक है, 220 तो ये आ गया 127.5 या फिर अप्रोक्सीमेटली 128। ठीक है, नेक्स्ट वन, करंट रेशियो एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। आपको क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। करंट रेशियो निकालना है। चलिए, अब टंडन कमिटी मेथड 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। करंट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, दिस विल बी सेम। ठीक है, बट करंट एसेट हमारा कितना है? 370। करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी होंगी? यहां तक तो कॉमन ही है, 150। अब मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमारा परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना आया था? 165, जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट करा था। यहां पे जो हमने कैलकुलेट करा था, तो हमारा बैंक फाइनेंस की लिमिट अब कितनी हो गई है? 165। करेक्ट, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, 315। तो हमारी करंट लाइबिलिटीज में कितना हो जाएगा? 315। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 370 डिवाइडेड बाय 315, ये आ गया आपका 1.17:1। ठीक है, नेक्स्ट वन, करंट रेशियो एज पर टंडन कमिटी मेथड 2। टंडन कमिटी मेथड 2,
Now, Tandon Committee method 2. Same, current asset, current liability. Current asset same है 370, करंट लाइबिलिटी कितनी होगी 150 प्लस, अभी हमने हमारा जो मेथड 2 था उसमें लिमिट कितनी निकाली थी 128 आया था बैंक फाइनेंस, हमारा जो परमिसिबल फाइनेंस है, करेक्ट। तो लेट्स डिवाइड दिस, 150 प्लस 128 278 हो गया, रेशो आया 1.33:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पेपर? Commercial paper are unsecured promissory note and belongs to money market. It was introduced in 1990 to enable highly rated corporate borrowers to diversify their source of long-term borrowing. A company with tangible net worth of not less than rupees 4 crore, sanctioned working capital limit by bank or financial institution, and the account classified as a standard asset by the financing bank institution can issue CP. The minimum credit rating for issuance of CP is A3. The maturity of commercial paper is minimum of 15 days and a maximum up to 1 year. Individuals, bank, other corporate bodies, unincorporated bodies can invest in CP, but NRI and FII cannot. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पेपर। Now see, commercial paper are definitely short term source of finance, correct? तो कमर्शियल पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, राइट? अगर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो ये जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन लिखा है ये गलत है, और अगर ये ऑप्शन गलत है यानी सेकेंड ऑप्शन गलत है तो ये आंसर गलत हो गया, राइट? क्योंकि इसमें लिखा है कि सेकेंड करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है सेकेंड करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज इसमें लिखा है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डेफिनेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, बट अगेन रिकंसिडर भी कर लेते। तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, करेक्ट है। अ कंपनी विद टैंजिबल वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 4 crore sanctioned working capital limit by bank or financial institution and the account classified as a standard asset by the finance can issue commercial paper, ये भी करेक्ट है। The minimum credit rating for the issuance of CP is A3, this is correct. Then the maturity of commercial paper is minimum 15 days, no, it start with 7 days, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है अप टू 1 year, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक्स and other bodies in unincorporated bodies can invest in CP but NRI and FII cannot, they can also, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कमर्शियल पेपर क्या है, दीज आर ऑप्शंस फॉर द कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म डेट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो कमर्शियल पेपर के माध्यम से पैसे रेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, in the context of Nayak committee method and the RBI guidelines, which of the following statement is most accurate regarding working capital assessment for micro and small enterprises? MSMEs always get 25% of their annual turnover as working capital with no variation. RBI mandates that MSMEs should be provided with working capital credit limits based solely on their estimated annual turnover. For MSMEs with a credit limit of up to 5 crore, banks are advised to grant working capital credit limit based on at least 20% of their estimated turnover. Banks only rely on the Nayak committee method to decide the working capital for MSEs and do not consider any other factor. What will be the right answer? In the context of Nayak committee method and the RBI guidelines, which of the following statement is most accurate
रिगार्डिंग दी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट फॉर एमएससी। सबसे पहले एमएससी ऑलवेज गेट 25% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर एज वर्किंग कैपिटल विद नो वेरिएशन। अगर हमें याद हो तो 20% की कंडीशन थी, ठीक है। देन RBI mandates that MSE should be provided with working capital credit limit based solely on their estimated annual turnover for MSME with a credit limit of up to 5 करोड़। ये हमने थोड़े दिन आई थिंक कल की क्लास में, परसों की क्लास में हमने क्वेश्चन करा था इसी के ऊपर। तो क्रेडिट लिमिट कितनी है? अगर आपकी क्रेडिट लिमिट अप टू 5 करोड़ है तो एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर का 20% तक आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दिया जा सकता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं CIB ABM के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो के बारे में बताते जाइए। ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ यस देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। जल्दी से एक बार सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। तो वैसे ऑडियो वीडियो आई थिंक परफेक्ट था, बस PPT ही गलत थी। मैंने गलती से CIB की PPT लगा दी थी और सेशन CIB का था। चलिए, ऐसे थोड़ी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, बट आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को। आई होप आपने सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दिया है। हम डिस्कस करने वाले हैं ABM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दिस इज क्लास नंबर 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन में है क्वेश्चन दैट विल बी डिस्कसिंग। Question number 1 is on your screen. Which of the following statements accurately describes the process of bankruptcy under the Insolvency and Bankruptcy Code? Number 1, bankruptcy is a voluntary process initiated by creditors where the court appoints a trustee to manage the debtor's finances without selling any property. Bankruptcy involves a legal recognition of insolvency where a debtor is adjudged bankrupt by an authority and a trustee known as the resolution professional is appointed to sell the property and settle debts with creditors. In bankruptcy under the IBC, the debtor retains control over their asset and is responsible for paying off creditors according to a court-approved plan. Bankruptcy under the IBC is a process where the debtor's assets are automatically transferred to the creditor without the intervention of a court-appointed trustee. क्या होगा राइट आंसर? ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। चलिए, नाउ फर्स्ट इज, कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रही है द प्रोसेस ऑफ बैंक्रप्सी? नाउ ये चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही IBC के केस में। तो इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। दिस इज अ प्रोसेस जो कि क्रेडिटर इनिशिएट करता है, वेयर कोर्ट विल अपॉइंट अ ट्रस्टी टू मैनेज द डेटर्स फाइनेंसेस विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी। नाउ ये जो है पहली लाइन में सेकेंड पार्ट जो है विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, ये गलत हो गया। तो फिर सेटलमेंट कैसे होगा? Bankruptcy involves a legal recognition of insolvency where a debtor is adjudged bankruptcy by an authority and a trustee known as the resolution professional is appointed to sell the property and settle the debt of the creditors, which is much more appropriate. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B. Next one. The central limit theorem states that the sampling distribution of the mean will be approximately normal if the sample size is large enough. What is the minimum sample size generally recommended for the sampling distribution of the mean to be approximately normal according to central limit theorem? What is the minimum sample size? Now, central limit theorem में आपका अगर sample size 30 है, करेक्ट, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है that will approach normality, right?
किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ वे विच इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना भी आपका जो पॉपुलेशन है नॉन नॉर्मल हो, डेटा जो है आपका नॉन नॉर्मल हो, लेकिन अगर सैंपल साइज लार्ज होता है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, which category of bank loan includes funding for the construction or refurbishment of school facilities and healthcare under Ayushman Bharat in tier 2 to tier 4 centers? Housing finance, educational finance, social infrastructure, renewable energy. क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, अगर हम कैटेगरी की बात करें कि भाई अगर कोई भी बैंक लोन दे रहा है स्कूल फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये सामाजिक कार्य के अंदर आ जाता है। सामाजिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल, राइट। और कौन सा एरिया है इसका? दैट वुड बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्वेश्चन है, जहां पर हमारे बैंक के जो लोन्स है उनको बैंक बोला गया है कि भाई आप प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी कुछ एरियाज में लोन देने से पहले। और ये जो एरियाज है, दिस इज हाउसिंग, दिस इज एजुकेशन, दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ इट, एमएसएमई आर पार्ट ऑफ इट, राइट। अदर सेक्टर्स जो है वो भी इसके पार्ट है, जैसे वीकर सेक्शन हो गया, आर्टिशियंस हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गए, वो सब इसके पार्ट है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाता है, जैसे स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फ्रॉम टियर 2 to tier 6 सेंटर्स एंड नॉट 1 सेंटर, वहां पे तो फिर प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया ना मेजर, राइट। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। Then, bank enter compromise with borrowers in case a borrower has abandoned money with him, then the security value. Selling of security value involves legal process. The present value of compromise offer is more than the present value of realizable value of available securities, all of the above. नाउ जो बैंक है वो कब कॉम्प्रोमाइज के लिए आगे बढ़ जाते हैं? जब प्रेजेंट वैल्यू जो कॉम्प्रोमाइज ऑफर की है वो ज्यादा है देन द रियलाइजेबल वैल्यू, सो दे अग्री टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, नेक्स्ट वन, which type of company is required to include the cash flow statement in its financial statement under the Companies Act 2013? कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है? पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज। नाउ कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? देखो, 1% कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, इनको एग्जाम्प्ट है, दे आर एग्जाम्प्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, किसको कंपलसरी है? पब्लिक कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, इनको कंपलसरी है। लेकिन 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज, दे आर एग्जाम्प्टेड। या फिर डोरमेंट कंपनी, वो भी एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट वन, during credit appraisal for an industrial project, which of the following would not typically be the part of techno-economic feasibility report? Analysis of past track record and present financial position,
viability assessment based on market reports of the borrower, evaluation of securities available, their value and realizability, estimation of the reasonable high probability of the activity being successful. क्या होगा right answer? ड्यूरिंग क्रेडिट अप्रेजल फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, है ना, कौन सा है जो कि टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए टिपिकली इज अ नॉट पार्ट ऑफ इट? एनालिसिस ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, वायबिलिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन मार्केट रिपोर्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, estimation of reasonably high probability of the activity being successful. Now when I talk about appraisal, क्या होता है क्रेडिट अप्रेजल? पहले तो हमें अप्रेजल का मतलब समझना पड़ेगा. व्हाट इज क्रेडिट अप्रेजल? जी, क्रेडिट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट करती है कि भाई किसी को लोन देना है या फिर नहीं देना, और उसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए उनके जो अपने इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो चेक करती है कि इकोनॉमिकली चल सकता है नहीं सकता, मार्केट कैसी है, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, राइट. देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई बहुत सारे रिकमेंडेशंस होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी जो हमें चेक करनी होंगी, इंश्योर करना होगा. उसमें से हमें एक दिया हुआ है कि भाई अगर टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी हो रही है, टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो किससे रिलेटेड होगी? जल्दी से आंसर दें. जब भी आप टेक्निकली जाओगे, है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, सक्सेसफुल होने के चांसेस है या नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होगा, राइट. आप मार्केट रिपोर्ट चेक करोगे, रॉ मटेरियल देखोगे, ऑफटेक ऑफ द प्रोडक्ट्स देखोगे, ये सारी चीजें देखोगे. ठीक है, नेक्स्ट वन. The data classification which is based on variables like demand, supply, height and weight is considered as qualitative data, quantitative data, time series data या फिर discrete data. क्या होगा राइट आंसर? डेटा क्लासिफिकेशन जो कि डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट. अब देखो सब कुछ नंबर्स है, तो नंबर्स है तो क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा. जहां पर भी नंबर्स इन्वॉल्व है इट विल बी क्वांटिटेटिव, राइट. अगर वहीं पे क्वालिटेटिव होता तो हम किसी क्वालिटी की बात करते, जैसे हेयर का कलर इज अ क्वालिटी एंड नॉट अ क्वांटिटी. क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है. तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या है? डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसके ऊपर बेस्ड है. देन which of the following is not a macro level action for mitigation of credit risk? Periodically review of the exposure norms for single and group borrowers, improving appraisal standards of credit proposal, then frequent reviews of norms and fixing internal limits for aggregate commitments to specific sectors of the industry business, periodic review of total credit portfolio based on quality parameter. क्या होगा राइट आंसर? नाउ मैक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ रिस्क. मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क यानी रिस्क को अवॉइड करना, राइट. हमारी जो क्रेडिट रिस्क है उसको अवॉइड करना. इसमें से कौन सा एक मैक्रो लेवल एक्शन नहीं है? पीरियोडिकली रिव्यू करोगे आप एक्सपोजर नॉर्म्स को, चाहे वो सिंगल बोरोवर हो या ग्रुप बोरोवर. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एक मास्टर सर्कुलर लेकर आया था जहां पे उन्होंने एक्सपोजर लिमिट्स को तय कर दिया है कि कोई भी बैंक इस पर्टिकुलर एरिया में इतने परसेंट से अपनी जो कैपिटल है उसका इतने परसेंट से ज्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकता. तो वो फिक्स करे हुए नॉर्म्स, विच इज करेक्ट. इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड, ये एक मैक्रो लेवल फैक्टर नहीं है,
आपका जो अप्रेजल करने का प्रोसेस है, क्रेडिट का जो प्रोसेस है, आप उसे इम्प्रोवाइज करोगे. दैट इज नॉट अ मैक्रो लेवल, रादर इट इज अ माइक्रो लेवल फैक्टर. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 20 टेक्सटाइल कंपनी with a standard deviation of annual labor turnover of 75 employee, what is the standard error of the mean if companies are sampled without replacement? आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है. Population is given a population of 20 textile. इसका मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है. फाइनाइट इनफाइनाइट होता है ना, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है. और अगर ये फाइनाइट पॉपुलेशन है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर चाहिए होगा. यहां पे हमें क्या चाहिए होगा? मल्टीप्लायर चाहिए होगा. फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर. करेक्ट. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n. तो n कितना है? स्टैंडर्ड एरर इफ द मीन इज ऑफ 5 कंपनीज आर सैंपल्ड. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 75 अंडर रूट 5, 75 माइनस 5 अपॉन 75 माइनस 1. करेक्ट. ओ सॉरी, 20. पॉपुलेशन साइज कितना है हमारा? 20. 20 माइनस 5, 20 माइनस 1. नाउ 75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले 5 का अंडर रूट निकाल लेते हैं. ये आ रहा है आपकी वैल्यू 2.24. तो 75 डिवाइडेड बाय 2.24, 33.48 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 19 एंड 0.886. So this will give us approximately 29.75 or 29.8 की standard error. Correct? Next one. In a normally distributed population, the sampling distribution of the mean is normally distributed, has a mean equal to the population mean, has a standard deviation equal to the population standard deviation divided by the square root of the sample size, all of the above. क्या होगा आंसर? अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मीन का? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, विच इज करेक्ट. इसका मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा. राइट. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. ठीक है, आप मान के ही चलो. ठीक है, मॉड्यूल बी में टोटल आपके चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 11 और 12 हैं, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एचआर एंड ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ एचआर. ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो अकेले मिलके आपको लगभग 15 मार्क्स दिला देते हैं एबीएम में. तो आप सोच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ से आपको केस स्टडीज भी ज़्यादा आती हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 11 एंड 12. तो जो आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो लिए हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ एचआर वाले चैप्टर से. ठीक है, अभी नए बैच में एबीएम स्टार्ट होना बाकी है. राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे ये है आपका जो डीटीपी, ठीक है, जो डाल्टन थॉमसन प्राइज ने करियर रोल्स जो दिए हैं, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है.
राइट। वहां से ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एट विच करियर स्टेज डज an individual become part of the top management with the responsibility of defining the direction for the entire organization or a significant segment of it। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, एट विच करियर स्टेज डज एन इंडिविजुअल बिकम पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट with the responsibility of defining the direction for the entire organization or significant segment of it। ठीक है, देखिए डेल्टन थॉमसन प्राइज ने क्या कहा है, इन्होंने टोटल 4 रोल बताए हैं। पहला है अप्रेंटाइज, राइट, फिर आता है आपका कॉलीग, फिर इसमें आपका मेंटोर, और यही सीक्वेंस है, एंड देन स्पॉन्सर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो रोल है वो है आपका अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज में क्या होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो होता है आपका ना के बराबर। ठीक है, आपने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होता है, तो आप ज़्यादातर चीज़ों के लिए नॉर्मली डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर। ठीक है, राइट, ज्यादातर आप अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट, द क्वेश्चन इज एट विच करियर स्टेज डज एन इंडिविजुअल बिकम पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग द डायरेक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ इट। अप्रेंटाइज पे क्या होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पूरी तरह जो आपके कलीग हैं, जो आपके मेंटोर है, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कलीग में क्या होता है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, 2 साल का, 3 साल का, अब आप उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते अपने सीनियर्स के ऊपर, राइट, बिकॉज यू हैव गेन सम एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आता है आपका मेंटोर रोल। मेंटोर में क्या होता है बेसिकली, आपके पास 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, आप काफ़ी हायर होते हैं सीनियरिटी में, राइट, एंड देन स्पॉन्सर, लास्ट वाला है आपका यहाँ पे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में क्या होता है, यू आर दी पार्ट ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट, राइट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है आपका वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, कि स्पॉन्सर का मीनिंग क्या है, मेंटर का मीनिंग क्या है, कॉलीग का मीनिंग क्या है, अप्रेंटाइज का क्या है। अप्रेंटाइज का मीनिंग है कि आपने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, देन कॉलीग, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, देन मेंटोर एंड देन स्पॉन्सर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो बनता है स्पॉन्सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू अचीव ईगो इंटीग्रिटी बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन वेदर देयर लाइफ हैज मीनिंगफुल और नॉट। ठीक है, देखिए एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, अपनी जो लाइफ की 8 स्टेजेस के बारे में बताया था। ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। 8 स्टेजेस में आपकी जो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, सबसे लास्ट वाली, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं ईगो इंटीग्रिटी, राइट, वर्सेस डिसअपियर की। ठीक है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर का मतलब होता है कि आप इसमें कोशिश करते हैं कि ये जानने की कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा आपने अचीव किया भी है या नहीं किया। ठीक है, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी। तो ये आंसर आपका मैच्योरिटी का है, जहां पर आप ये कोशिश करते हो, आपका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है, 60+ एज हो चुकी है। ठीक है, और आप इस एज पे क्या कोशिश करते हो, आप ये कोशिश करते हो जानने की क्या आपने जो कुछ भी लाइफ में पाया है, जो कुछ भी आपने किया है, क्या कुछ आपने अचीव किया है या नहीं किया। ठीक है, एडोलसेंस में क्या होता है, दैट इज यहाँ पर आती है आपकी रोल कन्फ्यूजन। ठीक है ना, ये रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। देन यंग एडल्टहुड इंटीमेसी वाली स्टेट है, देन एडल्टहुड है आपकी, ठीक है, एंड देन मैच्योरिटी। Which of the following is not a principle of adult learning?
देखिए एडल्ट लर्निंग को कहते हैं कई बार, एडल्ट लर्निंग का एक और नाम क्या है, दैट इज एंड्रोगॉजी। ठीक है, जैसे पैडागॉजी होता है ना, पैडागॉजी क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने की मेथड होती है, और एंड्रोगॉजी क्या होती है, एडल्ट लर्निंग क्या है, एंड्रोगॉजी, जहां पर आप बड़े लोगों को पढ़ाते हो, जैसे जो हम लोग करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वी आर डूइंग द एडल्ट लर्निंग, क्योंकि जब आप बड़ों को सिखाते हो, आप एडल्ट को सिखाते हो, दैट इज द एंड्रोगॉजी। पैडागॉजी क्या होती है, जहां पर बच्चा पूरी तरह टीचर पर डिपेंडेंट होता है, स्पून फीडिंग। ठीक है, टीचर एक एक चीज बच्चे को सिखाएगी, और एंड्रोगॉजी में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इट इज लाइक अ टू वे लर्निंग, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो टीचर के साथ, कुछ टीचर आपके साथ शेयर करती हैं। ठीक है, सो दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, कि एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल कौन से हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, राइट। चलिए, तो इसमें क्या है, मेंटरशिप। पहली चीज यहाँ पे आपका जो टीचर है, एंड्रोगॉजी में क्या होता है, एडल्ट लर्निंग में जो आपका टीचर है वो आपके लिए एक तरीके से मेंटोर का काम करता है। ठीक है, दे आर वर्किंग एज अ मेंटोर फॉर यू, वो आपके मेंटोर होते हैं। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, तो वो आपको एक तरीके से ओरिएंट करते हैं सही डायरेक्शन में। मोटिवेशन, दे विल मोटिवेट यू। ठीक है, एंड रिटेंशन, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच वन इज नॉट दी प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, इसका राइट आंसर बनता है आपका रिटेंशन। ठीक है, क्योंकि मेंटरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन ये सब पार्ट होते हैं एडल्ट लर्निंग के। तो एडल्ट लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आया था प्रिंसिपल के ऊपर। उसके पिछली बार लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था एडल्ट लर्निंग का, वो आया था डेफिनेशन के ऊपर कि एडल्ट लर्निंग है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो एडल्ट लर्निंग होती है एडल्ट को पढ़ाने की मेथड, जहां पर स्टूडेंट पूरा डिपेंडेंट अपने टीचर पे नहीं रहता। जैसे पैडागॉजी में पूरा वो डिपेंडेंट होता है, जबकि एंड्रोगॉजी में वो डिपेंडेंट नहीं होता। जो टीचर सिखाती है वो अपना माइंड भी वहां पे अप्लाई करता है। इट इज लाइक अ टू वे लर्निंग। ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर। विच लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व असेसिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने जैसे कर्कपैट्रिक मॉडल पढ़ा है। ठीक है, कर्कपैट्रिक का जो मॉडल है वो यूज होता है इफेक्टिवनेस को चेक करने में, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग का। ठीक है, दैट मॉडल इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, राइट। पहला स्टेप है इसमें आपका रिएक्शन, सेकंड है इसमें आपका लर्निंग, RLBR जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लर्निंग। तीसरा इसमें आपका बिहेवियर, और चौथा इसमें आपका रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इमीडिएट रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या जो भी हमने सीखा है ट्रेनिंग में, क्या हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, दैट इज अ इमीडिएट रिएक्शन, राइट। इसके बाद आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, सॉरी लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्री एंड पोस्ट। ठीक है, कि आपने ट्रेनिंग के पहले क्या सीखा है और आपने ट्रेनिंग के बाद क्या सीखा है। ठीक है, सपोज मेरी कंप्यूटर में कुछ मार्क्स आए हैं ट्रेनिंग के पहले 20 आउट ऑफ 100 और ट्रेनिंग के बाद आए हैं 80 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे एक लेवल में सुधार हुआ। सो दैट इज अ लर्निंग। फिर आता है बिहेवियर, कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है उसमें उस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट आया। फिर आता है रिजल्ट, कि रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में एक्चुअली क्या फर्क पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे ये कर्कपैट्रिक मॉडल जैसा ही है, इसमें रिएक्शन भी है, लर्निंग भी है, बिहेवियर भी है, फंक्शन भी, ये चारों है। यहाँ पे बात हो रही है विच लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व असेसिंग दी फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हुआ है, सपोज आपने पर एम्प्लॉय लगभग
50,000 का खर्चा किया, लगभग इतना आ जाता है अगर आप बाहर बेचते हो बैंक में, 50,000 का एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हुआ है। बट क्या ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या वो ज़्यादा है या कितना है, ये हम देखते हैं फंक्शनिंग लेवल से, जिसको कई बार रिजल्ट भी कहते हैं। कर्कपैट्रिक ने इसका नाम चेंज कर दिया है, रिजल्ट कहा गया है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, अगर ऑप्शन में फंक्शनिंग दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, फंक्शनिंग और एक और कोई ऑप्शन था कॉग्निटिव समथिंग, तो कई लोगों ने फंक्शनिंग को आंसर लगा दिया था। वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ये पूछा था कौन सा इसमें से लेवल नहीं है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का। ऑप्शन ऐसे दिए थे, रिएक्शन, लर्निंग, कॉग्निटिव एंड फंक्शनिंग। तो लोगों ने, किसी ने कॉग्निटिव, किसी ने फंक्शनिंग, ऐसे आंसर लगाया था, ठीक है। फंक्शनिंग कॉग्निटिव राइट आंसर था, फंक्शनिंग है ऑलरेडी पार्ट है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, क्योंकि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एक ऐसी चीज है, देखिए ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है। आपने इतनी मनी इन्वेस्ट की, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो क्या रिटर्न में लेके आ रहा है, क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। दैट यू शुड नो कि क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, राइट। तो ये आप बेनिफिट चेक करते हो रिजल्ट के थ्रू कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कुछ इंक्रीज हुआ, क्या ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस कुछ इंक्रीज हुई है, क्या कोई फायदा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब आप रिजल्ट में चेक करते हो, ठीक है। और बिहेवियर होता है आपका कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज बिहेवियर, राइट। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन इंडिविजुअल फोकस ऑन गाइडिंग दी नेक्स्ट जनरेशन, passing on knowledge, values and sponsoring younger colleague, ठीक है। adolescence, young adulthood, ठीक है, adulthood और maturity, कौन सी स्टेट है जहां पर आपको ये लगता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो फोकस करता है नेक्स्ट जनरेशन पे, या तो अपने जूनियर्स के ऊपर या फिर अपने बच्चों के ऊपर। बेसिकली नाउ दे आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, ठीक है। अब आप अपने बच्चों के ऊपर काम करते हो, आप अपने जूनियर्स को सिखाते हो, क्या सिखाते हैं, नॉलेज, वैल्यूज, स्पॉन्सरिंग, ठीक है। तो बेसिकली दे आर पासिंग ऑन देयर नॉलेज टू दी जूनियर्स, ठीक है, दे आर पासिंग देयर नॉलेज टू देयर चाइल्ड। नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, देखिए एरिक एरिक्सन का जो पर्सनालिटी मैंने आपको पढ़ाई थी पेड में और नए बैच में मैं पढ़ाऊंगी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपकी केस स्टडी आती है, वन लाइनर भी आता है और केस स्टडी भी आती है यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका एडल्टहुड। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू सीचिन comprehensive framework of three-dimensional movement in career, which movement occur along the different division and function of the organization। इसको मैंने आपको बोला था, जैसे आपने लीनियर वगैरह करियर कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, सीचिन ने क्या दिया है, VCR दिया है, वर्टिकल, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल एंड रेडियल। तो यहाँ पे देखिए किसकी, और कॉनिकल क्या है, कॉनिकल इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, राइट, दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सीचिन, राइट, अकॉर्डिंग टू सीचिन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ थ्री डायमेंशनल मूवमेंट इन अ करियर, विच मूवमेंट अकर along with the different division and functioning of the organization। वर्टिकल में आप देखिए क्या करते हैं, वर्टिकल में आप एक ही फंक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, इट इज लाइक अ लीनियर वन। सर्कमफ्रेंशियल में आप क्या करते हैं, आप अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी रिस्क में काम कर रहे हैं, फिर आपने ट्रेजरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, ट्रेजरी के बाद आपने किसी और डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया, सो दैट इज अ सर्कमफ्रेंशियल। और रेडियल में क्या होता है, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन दी जेडो एंड आरओ, आप हमेशा जेडो या आरओ में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका रेडियल। बट अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि कौन सा इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज कॉनिकल। कॉनिकल क्या है,
कॉनिकल में आपने हर फंक्शन में काम किया होता है, आपने ब्रांच में भी काम किया है, आपने जोनल ऑफिस में भी काम किया है और आप बराबर से हायरार्की में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीएमडी की बात करें या फिर जो भी टॉप पोजीशन पे होते हैं बैंक में, दे हैव ऑप्टेड एज अ कॉनिकल करियर मूवमेंट। क्योंकि एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको सीएमडी बनना है, अगर आपको बहुत हायर पोजीशन अचीव करनी है बैंक में, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे आप हर डिपार्टमेंट में काम किया हुआ आना चाहिए, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, एचआर हो, लगभग सारे डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं टॉप पोजीशन पे जाना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू Sitchin comprehensive framework of 3-dimensional movement in a career, which movement occur along the different division and function of the organization. So B is the right answer. ठीक है, अगला देखिए, in the context of flatter organization and the emphasis on developing expertise in different areas, which career concept align well with the emerging situation. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, emphasis on developing expertise in different areas. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपेक्स करियर कॉन्सेप्ट लीनियर जिसको बोलते हैं, जहां पर आप एक ही हायरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्पाइरल में क्या होता है, हायरार्की क्या है, अब जा रहे हैं आप। स्पाइरल में क्या होता है, जहां पर आप एक जगह काम करते हैं, यू गेन्ड एक्सीलेंस और फिर आप स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, एक्सपर्टाइज ओरिएंटेड। सो डी इज द राइट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, which aspect focus on understanding how an individual can effectively contribute and function within a group. ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर फंक्शनिंग विद इन अ ग्रुप। तो इसमें क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है टू डेवलप योर सेल्फ। ठीक है, इनर एंड आउटर। ऐसा नहीं है कि बस केवल ठीक है मेकअप कर लिया, बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, नहीं, आपको अपनी इनर ब्यूटी को भी डेवलप करना है। ठीक है, आपके नेचर को डेवलप करना है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, सो दैट लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। ठीक है, तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब केवल एक्सटर्नल नहीं है, इट इज इंटरनल ऑल्सो। ठीक है, दोनों ही होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, विच एस्पेक्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ एन इंडिविजुअल कैन इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट and function within a work group. That is motivational pattern, interpersonal need, locus of control, being an effective member of the work group. ठीक है, इसमें बात हो रही है जहां पे एक इंडिविजुअल फोकस करता है, ठीक है, इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट एंड फंक्शनिंग विद इन अ वर्क ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आप सारी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर लक एंड डेस्टिनी को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरपर्सनल नीड, मोटिवेशन पैटर्न, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बीइंग एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द वर्क ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप के मेंबर हैं और बहुत इफेक्टिवली हैं, तो डेफिनेटली आप एज एन इंडिविजुअल वहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट चरिश्मा इज बेस्ड ऑन लीडिंग टू इमोशनल अट्रैक्शन एंड एडमायरेशन बाय अदर, पर्टिकुलरली बाय योर जूनियर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसमें आपके जूनियर जो हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब आपको पसंद करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट चरिश्मा इज बेस्ड ऑन लीडिंग टू इमोशनल अट्रैक्शन एंड एडमायरेशन बाय अदर, पर्टिकुलरली बाय योर जूनियर। इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, extraordinary physical experience, no, that is not definitely. Exceptional leadership skills and experience, extraordinary personal characteristic. तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट चरिश्मा बेस्ड ऑन लीडिंग टू इमोशनल इंटरेक्शन एंड एडमायरेशन बाय अदर, पर्टिकुलरली बाय योर जूनियर। तो यहाँ पे बी इज नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके जूनियर आप में ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, होना।
और यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एरिक बर्न की ट्रांजैक्शन एनालिसिस पर, ठीक है। एरिक बर्न ने टीए दिया है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन यहाँ पे किस चीज के बारे में उन्होंने बताया है? उन्होंने बताया कम्युनिकेशन के ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उनमें किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड डिजायरेबल फॉर इफेक्टिव interpersonal relation in an organization situation? Complementary transaction from parent to child and back from child to parent or adult to adult. B option है cross transaction from parent to child and again from parent to child, cross transaction from adult to adult, complementary transaction from natural child to little professor. तो यहाँ पे बात हो रही है considered desirable for effective personal relation. कौन सा ज्यादा बेटर होता है? क्या क्रॉस ज्यादा बेटर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, या फिर आपका, ठीक है, नेचुरल चाइल्ड टू लिटिल, या फिर क्रॉस ट्रांजेक्शन फ्रॉम एडल्ट टू एडल्ट, या क्रॉस ट्रांजेक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, या चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन है दैट इज मोर बेटर, सो ए इज द राइट आंसर।